हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पोटेंशियल पर। ठीक है, देखो क्या गिवन इसमें न्यूमेरिकल में 2 पॉइंट चार्जेस 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड माइनस का 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि वैल्यू कितनी है? प्लस का 8 इंटू 10⁻⁻19, इधर है -8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है? 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज 4 मीटर 4 इंटू 10⁻6 मीटर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम डाइपोल व्हेन पॉइंट इज। अब देखो पॉइंट किन किन पॉइंट ऑफ निकालने, इसकी 3 पोजीशंस है। हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ऑन द एक्सिस पे निकालना है, एट इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, और एट 60 डिग्री है वो डाइपोल से उस पर निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसमें समझाकर डाइपोल वो पहले ही बता चुका है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो दोनों साइड होती हैं, एक होता है -q चार्ज, एक होता है +q चार्ज। ठीक है, यानी कि उनमें दोनों मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम होता है, मैग्नीट्यूड तो क्या होता है दोनों में सेम रहता है, लेकिन उनकी जो नेचर है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। जैसे ये -2 कूलम का है तो ये क्या होगा? +2 कूलम। इधर क्या -3 कूलम होगा तो इधर क्या होगा? +3 कूलम। वैल्यू सेम रहेगी दोनों साइड, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस। जरूर नहीं इधर माइनस है, इधर कर दूं प्लस, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 2a मानते हैं। कितनी मानते हैं? 2a जो होता है इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे हम डाइपोल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये जैसे सेंटर है, सेंटर जो पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो चार्ज एट ए पॉइंट इक्वल टू +q एंड चार्ज एट बी इक्वल टू -q। ठीक है, वो गिवन है यहाँ पे, इसके अंदर जो गिवन है, यानी कि जो +q चार्ज है, +q की वैल्यू प्लस में, देखो साइन दे रखा है इसके अंदर प्लस का ही है। तो जो +q है इसका मतलब क्या है? 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और माइनस का q हो गया। तो माइनस का q का मतलब क्या है? इसकी वो माइनस का साइन लगाया हुआ है, तो वैल्यू तो सेम है दोनों साइड इसके अंदर, तो सिर्फ साइन का अंतर है। तो ये होता है, तो ये तो Q1 दे रखा है इसके अंदर डाइपोल में, Q की वैल्यू आ गई। जो ओवरऑल की बात करें तो जो Q की वैल्यू आई हमारे पास वो आई, इनका साइन हटा लेंगे भाई, Q तो दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ माइनस का और प्लस का अंतर रहेगा। तो Q की जो वैल्यू ओनली ये रहेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो -19 कूलम। ठीक है, अब जो डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है। तो जो 2a की वैल्यू है, यहाँ पे जो 2a की वैल्यू है, तो ये गिवन हो गया Q, और 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है? दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है वो है 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? फर्स्ट जो है सबसे पहले हम, क्योंकि पर ए बी सी और सी को सोल्व करने से पहले हमें डाइपोल मोमेंट क्या वैल्यू चाहिए, जब हम कर पाएंगे। तो डाइपोल जो मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, उसका जो फॉर्मूला होता है उसको जो डिनोट करते हैं पी से, किससे डिनोट करते हैं? पी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं 2a वेक्टर डॉट q, क्योंकि q है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर होता है ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मैंने केवल उसका वो लिखा है मैग्नीट्यूड। वेक्टर ने लगा सिर्फ वैल्यू लिखी है, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है। तो इसके अंदर भी अगर स्केल बनाएंगे तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड लें तो स्मॉल p है, स्मॉल p डिनोट करते हैं किसी डाइपोल मोमेंट को। p वेक्टर लगा दो तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर बन जाएगा। अभी फिलहाल p है इक्वल टू 2a इंटू 2a की वैल्यू है। 2a क्या होती है? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 2a होती है। अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर यहाँ a है और यहाँ पर भी a डिस्टेंस में सेंटर, जो मिड पॉइंट होता है सेंटर, और सेंटर से जो लाइन गुजरती है जिस यहाँ से ये लाइन, तो ये तो होती है एक्सल लाइन, ये क्या होती है? ये तो होती है इक्वेटोरियल लाइन, ये क्या होती है? इक्वेटोरियल। और ये क्या होती है? एक्सिस लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है जो उसका एक्सिस बोलते हैं, ए बी है वो एक्सिस ऑफ डाइपोल है, खुद का एक्सिस है। ठीक है, तो ये इसमें है जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 2a की वैल्यू आपके पास में है, 2a की वैल्यू कितनी है? 2a की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में दे रखा है, इंटू में q की वैल्यू भी आपके पास में है। q की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, इसका यूनिट तो क्या था? मीटर में।
इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट क्या था, कूलम में। तो क्या हो जाएगा, मीटर इनटू कूलम। तो इसका जो यूनिट आता है, पी का जो यूनिट आएगा, वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2 8 जा 16। पावर रूल की बात करें तो 10 की पावर -10 तो ये हो गया, और माइनस के 19 ये हो गया, तो टोटल ऐड होगी पावर 10 की पावर माइनस के 29। और क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर कूलम या कूलम मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 16 है, इसको 1.6 कर सकते हैं, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो उसके 1 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो एक डेसिमल यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या पावर इसकी इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, माइनस के 29 को +1 करते हैं तो माइनस के 28 आता है। भाई इसमें से अगर पॉइंट लगाऊंगा तो मैं एक और इंक्रीज होगी इसके अंदर पावर, तो ये हो जाएगा 1.6 और इंटू में 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 28 गुना मीटर। तो ये जो वैल्यू आई है वो पी की आई है डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, अब हमने डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल दी, लेकिन इससे पहले मैंने डेरिवेशन करवाया था, तो डेरिवेशन के अंदर मैंने तीनों की वैल्यू फॉर्मूले निकाल दिए थे मैंने, कि यहाँ पे ऑन द एक्सिस पे कितना होगा, इक्वेटोरियल लाइन मतलब जो इसके परपेंडिकुलर होगा उस लाइन पर किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, और 60 डिग्री पे कितना होगा। तो जो ओवरऑल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V से डिनोट करता है, वो क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, इसको V से डिनोट करते हैं। और जो उसकी जो वैल्यू होती है वो आता है P cos थीटा अपॉन में R², E इक्वल टू P cos थीटा अपॉन में R², और साथ में K और होता है, यानी कोई कांस्टेंट यानी कि K। ये कूलम्स में बताया था K की वैल्यू, और K की वैल्यू फिक्स होती है, उसमें होती है कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P की वैल्यू P हो गया और cos थीटा हो गया, और ये होगा R²। ठीक है, अब R भी दे रखा है, इसमें R दे रखा है ये, भाई वो तो क्या डाइपोल मोमेंट की डिस्टेंस थी। अब जो R है वो पॉइंट की यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस है, तो R भी गिवन है, तो R की जो वैल्यू होगी 4 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो ये सब के लिए, ये फॉर्मूला तो सभी के लिए है, लेकिन हम निकाल रहे हैं ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे कितना एंगल बनाएगा भाई वो, भाई खुद के साथ में कितना डिग्री एंगल बनता है, एक्सिस थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 0 डिग्री। भाई सेम हो गया उसकी डायरेक्शन में, जिस मान लो डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में है और पोटेंशियल भी मान लो इस डायरेक्शन में, दोनों तो इनके बीच में थीटा कितना होगा, 0 होगा ना। तो ये लिख देंगे 4 एक्सिस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। कितनी होगी, इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर है, तो उसमें थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, V इक्वल टू फॉर्मूला जो बन जाएगा cos 0 बन जाएगा, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, cos 0। ये तो सबके लिए फॉर्मूला कहीं पर भी हो, लेकिन केवल हम निकाल रहे हैं एक्सिस पर, तो एक्सिस का जो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा हमारा cos 0, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R²। ठीक है, ये इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, 9 × 10⁻⁹। जो K की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कांस्टेंट होता है, 9 × 10⁻⁹ होती है K की वैल्यू। और P अभी भी हमने निकाला है, P कितना है, 1.6 × 10⁻⁻⁻28। P की वैल्यू निकाल चुके पहले हम। ठीक है, तो ये P की वैल्यू हमने पहले निकाल दी थी। अब अपॉन में क्या होगा, भाई ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये वैल्यू कंप्लीट। ये P की वैल्यू नीचे है R², तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4 × 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे, 4 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। तो ये वो कितना होगा, 4 × 4 होगा, 16 आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसको भी हम 29 कर सकते थे, 16 × 10⁻⁻⁻29 कर सकते हैं। तो ये जो आगे जो सोल्यूशन बनेगा वो होगा 9 × 10⁻⁹, और ये होगा 1, फिर वापस बदल देंगे इसको 16 × 10⁻29, और नीचे आ गई 16, और जो 10 की पावर है स्क्वायर हो गया 10 की पावर 6 का स्क्वायर। तो जो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या होती है आपस में, मल्टीप्लाई। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, क्या हो जाएगा, 6 × 12।
अब 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया भाई, ऊपर क्या था माइनस के 29 था, तो माइनस के 29 में 9 तो ऐड होगा, तो ये भी माइनस में चला जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 9 इंटू 10 की पावर कितनी बनेगी, कितनी बनेगी, ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितनी आ जाएगी माइनस कितना आ जाएगा, माइनस के कितने 41, और ये हो जाएगा आपके माइनस के जो 9 प्लस के है माइनस के 12 और माइनस के 29, तो ऊपर जाके माइनस में बनेगी ना ये पावर, तो कितनी आई, इनको सब इन दोनों को ऐड करके और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये दोनों ऐड करेंगे कितना 41, कितना आया माइनस के 41 आए, और 41 में ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा आपके 32, कितना हो जाएगा माइनस के 32, तो ये आ जाएगी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 32, और जो निकाल क्या रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं पोटेंशियल, तो उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, तो ये वैल्यू आई है, ये तो वैल्यू किसकी आई है, ये है किसी भी किसी भी पॉइंट पे जो एक्सिस पर है उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा उसकी जो वैल्यू है वो निकल के आई है, ठीक है। अब इसमें ये चीज देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्वेश्चन में -6 दे रखा था, इसकी वजह से ये माइनस का 6 है, आर्गुमेंट क्या है माइनस का 6, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 6, और -6 का जो डबल होगा ये भी माइनस के 12, क्या होंगे माइनस के 12, और माइनस के 12 है तो ऊपर जाएगा कि प्लस का 12, अब आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बस नोट कर लीजिए वैल्यू, ये आ जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 21 और माइनस के 29, ये माइनस के 8 आएंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 वोल्ट, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो पी की वैल्यू हमने पहले से रखी थी, सेम इसी तरीके से अब हमें यही वैल्यू लेकर के निकालना है इक्वेटोरियल पर और एट 60 डिग्री पर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, अब पी की जो वैल्यू आई है, पी की वैल्यू देख लेते हैं, पी की वैल्यू क्या आई इसके अंदर, पी क्या था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 29, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 29 गुना मीटर 28 है, ये ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं बी पोर्शन, ये तो ए हो गया, ए के आंसर। अब बी क्या है, बी हमें निकालना है पोटेंशियल, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा भाई 90 डिग्री होगा, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 वैल्यू 0, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा ये 0, भाई v की जो वैल्यू है वो k मल्टीप्लाई p और मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, कारण क्या है cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के कंप्लीट क्या बन जाएगा v की वैल्यू 0, तो इसका ये आंसर होगा, बी पोर्शन में क्या आ जाएगा 0, कारण क्या है उसका एट इक्वेटर लाइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, और जिसको फॉर्मूले में cos वैल्यू cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि वहां पे मैक्सिमम था cos 0 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 की इक्वल, ठीक है। अच्छा थर्ड जो पोर्शन ये तो 0 हो गया, इसके बाद जो थर्ड जो पोर्शन है सी जो पोर्शन है, सी क्या पूछ रहा है एट 60 डिग्री, यानी कि व्हेन थीटा इक्वल टू क्या पूछ रहा है 60 डिग्री पर पूछ रहा है, तो सेम यही फॉर्मूला काम में आएगा, v इक्वल टू यानी कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 वैल्यू क्या होगी 1/2, इसको हम पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28, ये हो गया k की वैल्यू, तो जो पहले फॉर्मूला लिखा है जैसे हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p और cos यहाँ पे थीटा दिखा जाए cos 60 और अपॉन क्या आएगा r स्क्वायर, वैल्यू पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, ये थी 9 इंटू 10 टू द पावर प्लस के 9, और p की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 28, ठीक है, और cos 60 की वैल्यू है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 अपॉन में r स्क्वायर, r की जो वैल्यू है
वो है 4 इंटू 10⁻⁻, के क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से क्या कर देंगे इसमें 9 इंटू 10⁻⁹, और इसको लिख देंगे वापस 16 इंटू 10⁻⁻, के 29 कर देंगे वापस से, और ये हो जाएगा नीचे जाके 1/2 हो गया, ये तो 1/2 है ये, और ये हो गया होल स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, और ये होगा माइनस के 12। ठीक है, तो इसको जो सोल्व करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ, ओनली कितना है यहाँ पे डिजिट में तो 9 आया, और 9/2 है, 9/2 तो 4.5 हो गया ना, 9/2 तो क्या हो गया 4.5, डिजिट तो ये हो गया। बात रही 10 की पावर्स की, तो सेम उसी तरह हो गया, पावर तो प्लस का 9 प्लस के 12 होंगे, तो ये तो 21 बनेगा, ये माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर कितनी रही माइनस का 8 वोल्ट। पहले कितना आया था, एक्सिस पे कितना आया था 9 इंटू 10⁻⁻, का 8 आया, सिर्फ उससे हाफ आ गए, यानी कि जब 60 डिग्री पे, वो कारण हाफ क्यों आया, यानी कि वो 60 की वैल्यू क्या थी 1/2, उसकी वजह से आया था, वहां पे कितना था 1 था। तो ये था, इसमें तीनों चीज निकाली हमने। एक्सिस पर थीटा की वैल्यू क्या ली है, एक्सिस पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ली है, और इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और इसमें गिवन था एक पर्टिकुलर एंगल पे हमें निकालना था। तो फॉर्मूला हमने पहले से आपको सोल्व करके बताया था, तो कैसे आया फॉर्मूला, डेरिवेशन पहले कर दिया, इस फॉर्मूले को इस न्यूमेरिकल में यूज ले किया। ठीक है, तो अभी छोटा सा टॉपिक और है नेक्स्ट, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इसके नाम से समझिए, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल। अब डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द सरफेस इन विच ऑल पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि जितने पॉइंट्स है सरफेस के ऊपर, सभी पॉइंटों पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो चार्ज का फ्लो होता है, वो चार्ज फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल ही सेम रहेगा, यानी कि चार्ज में डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तो वो चार्ज फ्लो नहीं होगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल को डिफरेंस को मिटाने के लिए, डिफरेंस को मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क डन होता है। तो वर्क जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। तो पोटेंशियल सरफेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस हैव सेम पोटेंशियल, एट एवरी पॉइंट सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होगा सरफेस, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो यहाँ पे होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में द सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सरफेस किस पे होना चाहिए, होना इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहिए। द सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एवरी पॉइंट which have same potential is known as equipotential सरफेस। क्या लिखा है इसके अंदर, यानी कि सरफेस है, सरफेस किस में जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसके जितने भी पॉइंट्स है उन सब पर जो पोटेंशियल होगा वो सब पे इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए इस सरफेस को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये भी हो सकता है कि वो वाला सरफेस जिसपे पोटेंशियल सेम हो, लेकिन उसमें जरूर ये होगा कि सरफेस होना किसमें जरूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उसका पोटेंशियल चेक करेंगे तो क्या होगा, सेम होगा। अब ये बात समझ में आई कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0,
तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, यानी कि देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस एट होल सरफेस, कंप्लीट सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, जीरो। डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो। क्यों, सब पॉइंटों पे जो पोटेंशियल ही सेम रहेगा तो हम दोनों वैल्यू बराबर आएगी। V2 माइनस V1 हो तो V1 इक्वल टू V2, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 है तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमने लिखा पहले लाइन में हमने ये लिखा है, सेकंड लाइन में ये लिख दिया है, ठीक है। तो पोटेंशियल आप लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन at equipotential surfaces, equipotential surfaces। वो क्यों लिखा है, क्योंकि हमने बताया था कि जो पोटेंशियल होता है, जनरल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, ये होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जैसे VB माइनस V1 है या V2 माइनस V1 है, V2 माइनस V1 है वो नेगेटिव लिखा था W अपॉन, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन करना पड़ता है भाई। सेम चार्ज है तो वो क्या होते हैं, सेम चार्ज होते हैं रिपल्सन, लेकिन उसको पास लाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हमें जबरदस्ती पास लाने के लिए क्या करना है, वर्क डन करना पड़ता है। तो उसी को तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक से सेकंड पे जाने के लिए, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे चार्ज ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पे लिखा है V2 माइनस जो V1 माइनस V2 है तो V2 माइनस V1 भी क्या होगा, जीरो। तो ये हो जाएगा W अपॉन में Q। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आ करके, तो W इक्वल टू जीरो। तो ये लिखा है इसके अंदर कि देयर इज नो वर्क डन एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि कोई भी वर्क डन हमें इसमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो जीरो नहीं रहेगा, लेकिन इसमें ये कारण है कि यहाँ पे इक्विप जो पोटेंशियल जीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट होगा, वो प्रॉपर्टीज होगा सारे, इसमें प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। इसमें एक तो ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। सेकंड बात कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू अप टू एन की Vn, ये एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट वैसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया कि एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंटों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेक करोगे सब पे क्या निकलेगा, इक्वल निकलेगा। थर्ड में क्या होगा कि जो डिफरेंस है V2 माइनस V1 करें, चाहे हम V2 माइनस V3 करें, चाहे Vn माइनस Vn माइनस 1 करें, ये सब पर वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। यानी कि V O एट ऑल पॉइंट वो सब पे सेम आएगा। जो वर्क डन होता है, वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू भी जीरो नहीं रहेगी। चार्ज जीरो नहीं रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगा, दो चीज जीरो नहीं रहेगी, क्योंकि चार्ज ही जब जीरो हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, तो चार्ज जीरो नहीं होगा, ठीक है। वहां पे हमने चार्ज जीरो नहीं किया, W अपॉन Q कोई वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई हो गई थी जब वो कंप्लीट W की वैल्यू जीरो बनी थी। यानी कि इसमें पता लगे जीरो कौन कौन है, पोटेंशियल ये तो क्या सेम है, ये तो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, जैसे कोई भी वैल्यू भी ये तो सेम रहेगा। इनका जो डिफरेंस है, कोई भी 2 पॉइंट्स का डिफरेंस ले लीजिए, सब पर वैल्यू जीरो आएगा। सारे पॉइंट्स पर जब पोटेंशियल सेम रहेगा तो उनका डिफरेंस जीरो आएगा। वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमने उधर समझा रखा है, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। और इसके ऊपर जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद है कुछ प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल की। अच्छा, ये जो 5 कंडीशन जो लिखाई हमने, 5 जो कंडीशन आपके सामने है, वो तब संभव होती है, कब संभव होती है, जब इलेक्ट्रिक सरफेस है, यानी कि जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए सरफेस ये है, ये सरफेसेज है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये तो इनका सरफेस है, ये तो क्या सरफेस है S1, ये है S2 और ये S3, ये तो सरफेस एरिया में सरफेस फर्स्ट, सरफेस सेकेंड, सरफेस 3। लेकिन ये जो ई की जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। वो क्या होगी, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ई डॉट ds। क्योंकि जो फाई ई होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल के लिए ई वेक्टर डॉट ds करते हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे जो फाई ई होगा तो वो क्या होगा, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इस केसेस में यानी कि हमने बताया था जो गाउसियन जो सरफेस होती है तो वो उसके अंदर क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। तो ये वाली जो कंडीशन बनी है वो क्या है, पैरेलल। यानी कि यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज will be always perpendicular to Gaussian surface। Gaussian, अब यहाँ पे गाउस रूल की बात नहीं कर रहे तो ओनली सिर्फ बात कर सकते हैं तो टू सरफेसेज, सरफेस के ऊपर क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर होगा तो ही ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो उसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। अब देखो ये कंप्लीट सरफेस था तो इसके अंदर पूरे के अंदर क्या होगा, कंप्लीट। जैसे ये V1 है, ये कंप्लीट है, इसके अंदर पोटेंशियल V2 है, अब ये V3 है। अब ये जरूर नहीं ये V1 V2 अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि सरफेस की बात कर रहा है। इस पूरे सरफेस पे V1 है, इस पूरे पे V2 है, इस पे V3। तो इसमें मैंने ये नहीं करा V1 और V2 V3 बराबर होंगे क्योंकि उस पे तो पॉइंट एज्यूम किया था मैंने। इस पे जितने पॉइंट होंगे तो उस पॉइंट पे तो सभी पे एक होंगे। अब सरफेस पे, इस कंप्लीट सरफेस पे V1 रहेगा पोटेंशियल, इस पे क्या होगा V2 होगा और इस पे क्या होगा V3 होगा, ठीक है। और ये कंप्लीट पे तीनों पे जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो क्या होगा, ई वेक्टर होगा क्योंकि डायरेक्शन है इसके अंदर ई वेक्टर दे रखा है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर इस तरह दे रखा है जो साइड में दे रखी है। जैसे ये कंप्लीट जो हमारा जो बोर्ड है वो एक सरफेस है और ये ऐसे चौक है, ये आपकी तरफ ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो होगा। डायग्राम ऐसे बनाते हैं इसके अंदर, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए टॉप से देखते हैं तो इसका ये होगा, जैसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है तो जो प्लस क्यू चार्ज है उससे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रिमूव होती है और माइनस क्यू से पे एंटर करती है। तो जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह एमिट हो रही है यहाँ से, ये है। तो अब ये वाला जो सरफेस है तो ये भी क्या है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर ये सरफेस है, मान लीजिए इसके ऊपर प्लस क्यू है और ये है परपेंडिकुलर। ये सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो क्या है, कंप्लीटली परपेंडिकुलर होगा, ये ई वेक्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो v की जो वैल्यू थी, v की जो वैल्यू था वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू आती है, ठीक है। अब जो p है यहाँ पे 2aq था तो अपॉन में करें, यानी कि जो v की वैल्यू थी यहाँ पे p cos ऑफ थीटा था तो यहाँ पे जो वैल्यू करेंगे वो आ जाएगा, केवल q की वैल्यू आएगी यहाँ पे q r स्क्वायर, ये आएगा इस कंडीशन के अंदर इक्विपोटेंशियल, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा यहाँ पे q 2aq था तो यहाँ p हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा लिखा था, cos ऑफ थीटा, तो थीटा की जो बात करें तो cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 की बात करें तो वहां पे 0 हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि जो ds होगा S1 के, तो यहाँ पे S1 सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन जो इसके जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसमें तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका जो ds1 वेक्टर है वो खुद परपेंडिकुलर है, भाई S1 सरफेस से ये है और इसी के परपेंडिकुलर ई है, तो इनके खुद का जो वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो कहने का मतलब क्या, ds1 की वैल्यू की डायरेक्शन यही होगी, ds2 वेक्टर की भी यही रहेगी और ds3 वेक्टर की भी डायरेक्शन यही रहेगी। क्यों, वो जो ds1 ds2 और ds3 जो वेक्टर होते हैं वो खुद भी सरफेस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन के अंदर जो थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0 डिग्री, क्या बनेगी, 0 डिग्री बनेगी। तो cos थीटा, ये p था, क्या है, p cos ऑफ थीटा था, तो cos ऑफ थीटा यानी कि cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1,
तो ओवरऑल V की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्फेरिकल सेल है, तो ये स्फेरिकल सेल है, वो कंप्लीटली हमने कोई जैसे रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, वो सरफेस में प्लेन से सरफेस है, ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल के लिए कर दिया, यहाँ पे सारे के सारे जो परपेंडिकुलर लाइन के अंदर होगा, और उसके देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इसमें जरूरी है। ठीक है, अच्छा इसमें ये था कि टोटल जैसे ये है V इक्वल टू, जैसे फॉर्मूला था हमारा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर है, तो ये तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन V प्रोपोर्शनल P और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। इसमें क्या समझे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डाइपोल मोमेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। ये डिनोमिनेटर में था, कहने का मतलब क्या, डिस्टेंस थी, ये क्या थी, कोई भी जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट की सेंटर से क्या है, डाइपोल सेंटर से क्या है, डिस्टेंस है, तो वो जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो ये था इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये था इसका प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक है, तो मेनली ओवरऑल बात ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जिन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के सब पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो जीरो रहेगा। पोटेंशियल तो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा, वर्क डन जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं रहेगा, चार्ज है वो जो फ्लो हो रहा है वो उसमें चार्ज जो है प्लस क्यू वो उसमें जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये जो 5 पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं रहेगा, पोटेंशियल है वो इक्वल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो जीरो रहेंगे, वर्क डन जीरो होगा, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। चार्ज तो होगा लेकिन फ्लो नहीं कर पाएगा। कोई कहेगा सर प्लस जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्ज फ्लो कैसे हो रहा है, चार्ज उसमें रहेगा, एब्सेंट मतलब प्रेजेंस रहेगा, उसमें प्रेजेंट रहेगा, लेकिन फ्लो नहीं करेगा। फ्लो तब तक नहीं करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो इसके अंदर तो पोटेंशियल सेम है, तो देयर इज नो चार्ज फ्लो ड्यूरिंग पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको वाटर टैंक है, तो वाटर के टैंक में अगर लेवल सेम कर दें तो हाइट से ज्यादा हाइट से कम हाइट की ओर ही आएगा वाटर। ठीक है, अगर दोनों की हाइट सेम रखें दोनों टैंक की, तो उनके पीछे जो पाइप जा रहा था, तो मैंने कहा था हाइट का डिफरेंस रखेंगे तो वाटर इधर से उधर होगा, वो भी कहां से, ज्यादा हाइट से कम हाइट की ओर। ठीक है, अगर दोनों की हाइट सेम रहेगी तो वाटर वहीं की वहीं रहेगा। इसी तरीके से इसमें भी पोटेंशियल जैसे डिफरेंस होगा तो वो चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, थैंक यू।